हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो आज हम अपने क्लास 12 के ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जहां तक अभी हमने लास्ट किया था उसके आगे अभी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखिए अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उसके अंदर हमारे पास में 4 अप्रोचेज हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. Some of the important approaches are the income approach, the welfare approach, the minimum needs approach, the capabilities approach. तो ये 4 अप्रोचेज हमें दी हुई हैं सो दैट कि हम इस ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम को समझ सकें। ठीक है, यस। तो अब ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको मेजर किस तरीके से करेंगे। हमने बात करी थी यूएनडीपी जो है वो एक इंडेक्स को रिलीज करती है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हर एक कंट्री की एक रैंकिंग दी हुई होती है। उन रैंकिंग के कौन कौन से इंडिकेटर्स थे उनके अंदर हमने बात करी थी। उन इंडिकेटर्स के बेसिस पे इनको पॉइंट्स असाइन किए जाते हैं, देन उन पॉइंट्स के बेसिस पे इनको रैंक अलॉट होती है। यस, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। हमने बात करी थी ये तीनों इंडिकेटर्स के बारे में। These rankings are based on score between 0 to 1. तो देखिए यहाँ पे स्कोर कितना आता है, 0 to 1 रहता है। 3 इंडिकेटर्स है जिनके अंदर बात की जाती है, एक तो हेल्थ, एक एजुकेशन और एक एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, दैट अ कंट्री अर्न्स फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के ये तीनों की एरियाज हैं जिनके अंदर आपका स्कोर आएगा, देन उस स्कोर के बेसिस पे आपकी एक रैंकिंग बनती है। द इंडिकेटर चोजन टू असेस हेल्थ, हेल्थ को किस तरीके से मेजर करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से। ठीक है, तो जो आपके आईएमआर होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसको देखा जाता है। देन उसके बाद में देखा जाता है कि 5 ईयर तक की एज तक के बच्चे हैं तो उनकी कितनी डेथ हो रही है, एमएमआर कैसा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखा जाता है ना। तो जनरली आईएमआर और 5 ईयर तक की एज में कितना डेथ हो रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं। A higher life expectancy means the people have a greater chance of living longer and healthier lives. देखिए इसके अंदर एक और पर्सपेक्टिव ये भी आता है कि आपको कितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हैं। अगर मान लीजिए इंडिया के अंदर जैसे लोगों की एवरेज एज 68 ईयर्स है या 70 ईयर्स है और कहीं पे स्वीडन वगैरह में वो एज 89-90 ईयर्स है, इसका मतलब वहां पे आपकी जो लाइफ स्टाइल है एक तो वो अच्छी है, दूसरा वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं। तो उसकी वजह से उनका जो हेल्थ पैरामीटर के अंदर जो स्कोर होगा वो इंडिया के कंपेरिजन में बेटर होगा, और इंडिया की कंपैरिजन में बेटर होने की वजह से उनका स्कोर का क्या होगा, 1 के ज्यादा प्रॉक्सिमिटी उनको मिलेगी और इस वजह से उनकी रैंकिंग भी अच्छी होगी। देन द अडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, दो चीजें, एक तो अडल्ट लिटरेसी रेट यानी जो अडल्ट हैं उनमें से कितने लिटरेट हैं, उनकी क्या रेशियो है या उनका क्या परसेंटेज है वो, एंड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी स्कूल्स में कितने बच्चों का एडमिशन हो रखा है। ठीक है, आउट ऑफ 10 चाइल्ड या आउट ऑफ 100 चाइल्ड कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आउट ऑफ 100 अगर 90 जा रहे हैं, आउट ऑफ 100 अगर कहीं पे 95 जा रहे हैं या कहीं पे 100 आउट ऑफ 100 जा रहे हैं, सबको एजुकेशन का इक्वल एक्सेस है, उसके बेसिस पे देखा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों पैरामीटर्स के बेस पे क्या देखा जाता है, नॉलेज का देखा जाता है। हमने 3 पैरामीटर की बात की थी, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो एजुकेशन जो है नॉलेज वाला उसी का पार्ट हो गया। The number of adults who are able to read and write and the number of children enrolled in the schools show how easy or difficult it is to access knowledge in a particular country. तो देखिए कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं अडल्ट के अंदर। अडल्ट कौन होता है, 18 प्लस की एज वाला जो भी पर्सन है वो कौन कौन पढ़ लिख सकता है। तो जितने ज्यादा लोग वहां पे पढ़े लिखे होंगे 18 प्लस की एज के अंदर, वैसा ही यहाँ पे क्या होता जाएगा, पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। देन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी जो बच्चे स्कूल्स के अंदर कितनों का एडमिशन है, जितने ज्यादा बच्चों का एडमिशन होगा, जितने ज्यादा बच्चे एक्सेस एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, उतना ही आपका नॉलेज का पैरामीटर बढ़ेगा, यानी एजुकेशन के अंदर आपको उतना ज्यादा स्कोर मिलेगा। होगा क्या, हेल्थ का 1/3 होता है स्कोर, एजुकेशन का 1/3 होता है और एक्सेस टू रिसोर्सेज का 1/3 होता है। सबका 1/3 1/3 1/3 होता है। तो तीनों के अंदर जो अच्छा करेगा उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर इन यूएस डॉलर। ठीक है, तो परचेजिंग पावर के टर्म्स में देखा जाता है तो वो आपके इकोनॉमी को दिखा देता है कि भाई लोगों के पास में कितना अच्छा पैसा है, और लोगों को कोई भी रिसोर्सेज के लिए ऐसा नहीं इनइक्वालिटी है कि किसी के पास में तो बहुत अच्छा पैसा है तो उसके पास में सारी फैसिलिटी है, वो सारी चीजों को रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहा है, और कुछ लोग तो इतने ज्यादा डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर या फिर इन सब चीजों के ऊपर कि अगर उनको मिले, उनको बेसिक मतलब 2 टाइम की रोटी भी लेना मुश्किल है।
तो इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। बेसिकली इसका मतलब है कि आपके पास में कितना ज्यादा लोगों के पास में परचेजिंग पावर है, तो वो आपके इकोनॉमी के ऊपर भी डिपेंड करता है। यस, ईच ऑफ दीज डायमेंशंस इज गिवन अ वेटेज ऑफ 1/3। अभी हमने बात कही थी, है ना, ईच ऑफ दीज डायमेंशंस इज गिवन अ वेटेज ऑफ 1/3। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ सम टोटल ऑफ वेट्स असाइन टू ऑल दीज डायमेंशंस। ठीक है, तो इन तीनों का जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास में क्या आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन कौन से हैं, एक तो एजुकेशन हो गया, एक हेल्थ हो गया एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज हो गए। इन तीनों को 1/3 1/3 1/3 दिया हुआ होगा। इनके बेसिस पे जो पैरामीटर या जो रैंकिंग आएगी उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहेंगे। अ क्लोजर अ स्कोर इज टू 1 द ग्रेटर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए अगर किसी का स्कोर जितना ज्यादा 1 के पास में, क्योंकि रेंज कितना दिया हुआ है, 0 to 1 की रेंज दिया हुआ है। अब 0 to 1 की रेंज में जितना जो 1 के पास में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आगे में एग्जांपल भी दिया होगा, देयरफॉर अ स्कोर, yes, therefore a score of 0.983 would be considered a very high, while 0.286 would mean a very low level of human development। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 to 1 की रेंज दी थी, एक हमने दिया 0.983। अगर किसी का स्कोर इतना है तो ये क्या है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाला हो जाएगा, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा। और जिसका 0.28 है तो ये क्या हो जाएगा, लो लेवल हो जाएगा, है ना, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आ जाएगा ये। तो हमें ये चीज को ध्यान रखना है कि जो 0 के जितना पास है, ये स्कोर 0 के ज्यादा प्रोक्सिमिटी रख रहा है, इसलिए लो ह्यूमन डेवलपमेंट, और जो जितना 1 के पास में है वो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इट रिफ्लेक्ट्स what has been achieved in the key areas of human development, yet it is not the most reliable measure. This is because it does not say anything about the distribution। बेसिकली ये क्या करता है कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में तो बता ही रहा है, लेकिन ये होलसम नहीं है। होलसम नहीं होने का मतलब क्या, ये कंप्लीट पिक्चर को नहीं दिखाता है। कैसे कंप्लीट पिक्चर की, यानी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक पर्सन तो जैसे अंबानी है इंडिया के अंदर, उनके पास में सारे रिसोर्सेज हैं, वो जो चाहें उस रिसोर्सेज को क्योंकि उनके पास में अच्छा पैसा है इसलिए वो सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे एक पर्सन है जो मान लीजिए मुंबई के अंदर धारावी, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, तो वहां पे अगर एक पर्सन रहता है तो वो चाहे तो उन सारे रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा ना। तो होगा क्या कि वहां पे आपके पास में इनकम इनइक्वालिटी कितनी है ना, वहां पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस इंडेक्स मेजर्स द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। बेसिकली किसकी बात की जाएगी, द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो देखिए पॉवर्टी जो होती है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है। बड़ी टर्म होने का मतलब पॉवर्टी अलग अलग डायमेंशन के अंदर आप मेजर कर सकते हो। जैसे अभी ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने 3 डायमेंशन की बात करी, एक तो हेल्थ, एक एजुकेशन और एक एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये तीनों डायमेंशन थे। वैसे ही पॉवर्टी को भी मेजर करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे डायमेंशंस होंगे, उसके लिए हमारे पास में एक अलग से इंडेक्स आएगा, और वो इंडेक्स मिला के पॉवर्टी इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन दोनों को अगर हम साथ में देखते हैं तो हमें पता लगता है अच्छा इस कंट्री में पॉवर्टी भी कम है या ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या देखना होता है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को भी देखना होता है। यस, तो देखिए अभी हम जो बात कर रहे थे अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट वाली, है ना, वो अप्रोचेस हैं यहाँ पे। अब इन अप्रोचेस से पहले अभी हम इसको कंटिन्यू देख लेते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए, चलिए हम इसी को देख लेते हैं पहले, है ना, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखिए अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। ये चारों अप्रोचेस थी जो अभी हम पहले बात कर रहे थे उसके बारे में। ठीक है, ये चारों अप्रोचेस की जो अपन ने बात करी थी, इन्हीं के अभी अपन देखें। देखिए अभी मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और पॉवर्टी इंडेक्स, उन दोनों की एक साथ बात करनी है, उसको भी अभी हम देखेंगे। तो अभी हम पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज अ नॉन इनकम मेजर। बेसिकली नॉन इनकम, इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, द अडल्ट लिटरेसी, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर and the number of small children who are underweight are all taken into account to show the shortfall of human development in any region. Often the human poverty index is more revealing than the human development index. Basically यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है ना, जो पॉवर्टी इंडेक्स डेवलपमेंट इंडेक्स से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन देता है। किस किस के बारे में देता है,
एक तो हमें ये बता रहा है कि भाई 40 से कम एज के कितने लोग जिएंगे, एक तो हमें वो पता लग रहा है, उससे हेल्थ केयर वगैरह की उनके पास में एक्सेस कैसा है उसका पता लगता है। दूसरा हमें अडल्ट लिटरेसी रेट के बारे में पता लग जाता है। नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, जिनको क्लीन वाटर भी नहीं है तो वो भी पॉवर्टी के अंदर बहुत ज्यादा जी रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट, जिनका वेट एक ऐसा होता है ना कि मतलब 5 इयर्स तक की एज में आपका वेट इतना होना चाहिए, 10 इयर्स तक में, 15 में, 20 में, हर एक एज ग्रुप का फिक्स होता है ना। तो वो कितना कितना आपका एज ग्रुप के अंदर आपका अगर उतना वेट नहीं है, इसका मतलब आप माइल न्यूट्रिशन है ना हो, तो आपको मेल न्यूट्रिशन होने का रीजन क्या हो सकता है, पॉवर्टी एक ऐसा हो सकता है जिसके अंदर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है ना। हालांकि इंडिया में इसके दूसरे भी रीजन है कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो हंगर तो हमारी खत्म हो गई है ना, हंगर वाली प्रॉब्लम से तो इंडिया बाहर आ चुका है, लेकिन अभी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इंडिया के अंदर चल रही है। सबके पास है पेट भर के खाना खाने के लिए तो बहुत से लोगों के पास है, लेकिन न्यूट्रिशनल है या नहीं है वो बहुत बड़ा इशू है, ठीक है ना। तो पॉवर्टी को देखने के लिए एक मेजर ये भी हो जाता है, इन सबको मिला के वहां पे देखा जाता है। Looking at both these measures of human development together gives an accurate picture of human development situation in a country. तो हम एक कंट्री के अंदर देखने के लिए हमें दोनों चीजों को देखना होगा। कौन कौन सी चीजों को, एक तो पॉवर्टी इंडेक्स को, है ना, ये पॉवर्टी इंडेक्स आ जाएगा प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाएगा। इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो हमें क्या होगा, सारी पिक्चर क्लियर होगी। Yes, the ways to measure human development are constantly being refined and newer ways of capturing different elements of human development are being researched, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए ये इंडेक्सेस जो आई थी हमारे पास में, इन इंडेक्सेस को एज इट इज ही नहीं रखा गया है, इनके अंदर बहुत सारे नए डायमेंशंस ऐड हुए हैं, ठीक है। कि अगर मान लीजिए हमें कोई भी पैरामीटर के ऊपर मार्क्स देना है तो मार्क्स हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, इस पैरामीटर को भी यहाँ पे ऐड किया जाना चाहिए, इस पैरामीटर को इस सेक्शन में ऐड किया जाना चाहिए ना, कि जैसे क्लीन वाटर को भी ऐड किया जाना चाहिए, है ना। तो क्लीन वाटर ऐड करना है, 40 की एज से पहले कितने लोगों की डेथ हो रही है तो उस पैरामीटर को भी हमें देखना है। तो इस तरीके से जितने पैरामीटर्स ऐड किए हुए हैं वो भी कंटिन्यूअस वर्क चलता रहता है कि इंडेक्सेस में ऐसे पैरामीटर्स नए नए आते रहते हैं। Researchers have found links between the level of corruption and political freedom in a particular region. There is also a discussion regarding a political freedom index and listing of most corrupt countries. Can you think of other links of level of human development? देखिए बेसिकली क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट हम कैसे देखते हैं, कोई भी मान लो आज आप एक पर्सन हो ना, आपने सोचा कि नहीं यार मुझे तो चुनाव लड़ना है, मैं तो इलेक्शन के अंदर खड़ा होऊंगा या होंगी, है ना। तो आप इलेक्शन के अंदर खड़े होने से पहले, या फिर मान लीजिए आप कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करवाने जाते हैं तो आपको वहां पे कितना पैसा देना पड़ता है कि यार छोटा सा एक साइन करवाना है या अप्रूवल लेना है तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं। नगर निगम में जाके काम करना है या फिर कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके काम करना है तो वहां पे आपको पैसे देने पड़ते हैं कि यार ये बिना दिए तो काम कर ही नहीं रहा है, परेशान कर रहा है, चक्कर निकलवा रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं फिर भी अप्रूवल नहीं दे रहा या एनओसी नहीं दे रहे हैं ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। तो उन सब कामों के लिए अगर आपको पैसे देने पड़ रहे हैं तो वो करप्शन वहां पे है, और करप्शन अगर वहां पे ज्यादा है तो करप्ट होगा अगर, तो कंट्री डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट उससे इंपैक्ट होगा। तो इसीलिए वहां पे क्या कहा जाता है कि एक जो आपके यहाँ से पॉलिटिकल इंडेक्स भी होना चाहिए। पॉलिटिकल फ्रीडम कितनी है, लोग मान लीजिए अपने व्यूज कितने इजीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, हर एक पर्सन जैसे चुनाव तो लड़ पा रहा है, लेकिन क्या उतनी उनके पास पॉलिटिकल फ्रीडम है कि उनको जो सही लगा नहीं लगा उन सबको वो फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए, है ना। तो इन सब चीजों को लेकर के भी एक पॉलिटिकल इंडेक्स बनना चाहिए क्या, ये भी इसके ऊपर विचार चल रहा है, ठीक है। यस, तो देखिए अभी जो हम पॉवर्टी इंडेक्स की बात कर रहे थे ना, तो उसके बारे में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उसको कहा जाता है। अब इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में किन किन चीजों को लिया जाता है, जैसे अभी हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करी भी ना, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हमने बात करी भी है, ये रहा। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन सी डायमेंशन थी, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, ये था। इन डायमेंशन को लिया हुआ था, मतलब अभी तो सर आप कह रहे थे कि आपने हेल्थ को, एजुकेशन को और, है ना, इनको लिया हुआ था, रिसोर्सेज एक्सेस को, तो वो क्या थे, वो थे इंडिकेटर्स। देखिए दो चीजों में डिफरेंस होता है, ये इंडिकेटर्स हैं, इनके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे, किनकी करेंगे, इन डायमेंशंस को देखेंगे या इन डायमेंशंस के अंदर अलग अलग इंडेक्सेस को बनाएंगे, है ना। क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसमें मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी आप एवरेज कितने साल पढ़ रहे हो, जीएनआई पर कैपिटा, है ना, जो परचेजिंग पावर पैरिटी में जो आप बात करते हो डॉलर्स के अंदर, तो उन सबको लिया जाता है। जैसे ये क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए है ना, सेम उसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लिए भी हमारे पास में है। क्या इंडिकेटर है, न्यूट्रिशन देखोगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी को आप देखोगे, स्कूलिंग को देखोगे, स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस कैसी है उसको आप देखोगे,
कुकिंग फ्यूल को देखोगे, सैनिटेशन को देखोगे, ड्रिंकिंग वाटर को देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी को देखोगे, हाउसिंग को देखोगे, असेट्स को देखोगे, तो इन सारे पैरामीटर्स को आप देखोगे या इन सारे इंडिकेटर्स को आप देखोगे। कितने इंडिकेटर्स हो गए, साथ में इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी एंड हेड काउंट रेशियो को भी देखोगे। तो 4 तो ये हो गए एंड 6 ये हो गए, 4 6 10 एंड 2 12, टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे किया जाता है। तो देखो इतने सारे इंडिकेटर्स लिए हुए ना, तो ये अपने आप में एक होलसम इंडेक्स बन जाता है कि इस जिस भी इंडेक्स में ज्यादा इंडिकेटर है वो क्या इंडिकेट करता है कि वो सारी डायमेंशंस को कवर करेगा ना। बहुत सारी डायमेंशंस कवर हो रही है, जब बहुत सारी डायमेंशन कवर हो रही है तो आपको क्या होता है कि बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाता है कि एक सोसाइटी में किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, या पॉवर्टी वहां पे कितनी है कितनी नहीं है, कौन कौन से सेक्टर्स में हो सकती है पॉवर्टी। तो देखिए डायमेंशन में अभी मैंने बात की थी हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे देखेंगे, वो कुकिंग फ्यूल आपके पास में है या नहीं इसे चेक करेंगे, आपके पास में सैनिटेशन फैसिलिटी है या नहीं है ना, टॉयलेट्स वगैरह सारा कुछ है ना, एंड ड्रिंकिंग वाटर आपके पास में है नहीं है, टैप वाटर जो आप बात कर रहे हो ना, इलेक्ट्रिसिटी की आपके पास में फैसिलिटी है नहीं है, हाउसिंग आपके पास है नहीं है, असेट्स आपके पास में और भी कुछ है या नहीं है। तो ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। असेट्स यानी आप बाइसिकल है, बाइसिकल भी नहीं है, कार है, बाइक है, क्या है, उन सबको आप देखेंगे ना, तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर कर रहे हैं। एजुकेशन को किस तरीके से चेक करेंगे बच्चों के अंदर पॉवर्टी इंडेक्स में, वो देखेंगे ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, बच्चा कितने साल स्कूल में पढ़ रहा है, 2 साल पढ़ के ड्रॉप आउट हो गया, कोई बच्चा 5th क्लास में आके ड्रॉप आउट कर रहा है, कोई 10th के बाद कर रहा है ना। तो वो चीज स्कूल में अटेंडेंस कैसी है उन बच्चों की, कि क्या उनके पास में पॉवर्टी इतनी ज्यादा है कि वो अपना डे टू डे सर्वाइवल के लिए घर वालों को काम में हाथ बताते हैं, है ना, कहीं पे मजदूरी करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो वो सब चीजें, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इतना ज्यादा है कि मतलब एक टाइम भी अगर नहीं कमाए तो खा नहीं पाएंगे, हेड काउंट रेशियो है ना, इसी तरीके से। ये थोड़ा सा इकोनॉमिक टर्म है, इसके अंदर अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इन सबको मेजर करने के लिए एजुकेशन के अंदर, हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो इन सबको देखा जाता है। और फिर हमारे पास में जाकर के एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनता है जो हमें क्या बताता है कि पॉवर्टी कितनी है, इसको लेते हैं, फिर एचडीआई को लेते हैं। पॉवर्टी इंडेक्स और एचडीआई को मिलाकर के हमें कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट समझ में आ जाता है। ओके, यस। तो अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी। तो अभी हमने पहले बात करी थी कि कौन कौन सी अप्रोचेज हो सकती हैं। अप्रोचेज क्यों? क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स देखनी थी ना, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम है तो उनको समझना था। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए हमारे पास एक तो इनकम अप्रोच थी, एक वेलफेयर अप्रोच थी, एक मिनिमम नीड्स अप्रोच थी, एक कैपेबिलिटी अप्रोच थी। तो अब हम बात करते हैं इन चारों अप्रोचेज के बारे में। तो ये देखिए, यस, अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट है इनकम अप्रोच। Income approach. This is one of the oldest approaches to human development. Human development is seen as being linked to income. The idea is that the level of income reflects the level of freedom and individual enjoys. Higher the level of income, the higher the level of human development. तो बेसिकली इनकम अप्रोच है। इनकम अप्रोच नाम से पता लग रहा है इनकम के ऊपर ही फोकस करेगा कि भाई जिनके पास जितनी ज्यादा इनकम उनके पास उतनी ज्यादा फ्रीडम, है ना, या उनका उतना ज्यादा डेवलपमेंट। भाई आपके पास में अच्छा पैसा है तो आप चूज कर सकते हो आपको क्या खाना है, आपको कहाँ पे एजुकेशन लेनी है ना, आपके पास में क्या क्या और चीजों के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो उन सब चीजों को अगर, या कौन कौन से आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आप देखोगे कि नहीं मेरे पास में बाइसिकल नहीं, मेरे पास में बाइक होनी चाहिए, मेरे पास बाइक नहीं, मेरे पास में कार होनी चाहिए, है ना, मेरे पास में एक नहीं, मेरे पास में 4 कार होनी चाहिए। तो वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा इनकम उसके अकॉर्डिंग आपके पास में उतनी ज्यादा फ्रीडम, और फ्रीडम के अकॉर्डिंग आप अपने रिसोर्सेज को देखते हो, फिर आप आपकी चॉइसेस देखते हो कि आप फूड में क्या लोगे, न्यूट्रिशन आपका कैसा होगा, कहाँ पे आप बीमार हो रहे हो तो ट्रीटमेंट ले रहे हो, या कहाँ आपके घर में बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। तो वो सब इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज इसको इस तरीके से देखती है वो इनकम अप्रोच है। अब इसमें क्या हुआ कि सिर्फ एक इनकम पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया कि इनकम की तरफ से ही आप देख रहे हो। दूसरी अप्रोच देखो, वेलफेयर अप्रोच। दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बींग्स एज बेनिफिशियरीज और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो ये क्या देखता है कि भाई ह्यूमन बींग्स है ना, या कितने लोगों को हम टारगेट कर पाए। जैसे अभी गवर्नमेंट की मान लो एक स्कीम चल रही है ना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो अब उसके अंदर क्या देखेगी गवर्नमेंट की, हाँ भाई हम तो 80 करोड़ लोगों का टारगेट लेकर के चल रहे हैं जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइस देंगे, वीट देंगे, है ना। कोविड के टाइम से उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चलाई थी। तो अब क्या है, गवर्नमेंट का ने तो ये देख लिया कि भाई हम तो 80 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनका वेलफेयर कर रहे हैं, उनको खाने के लिए दे रहे हैं कि वो कोई भी भूखा नहीं सोए ना, सबके पास में खाने के लिए तो कम से कम हो। तो वो क्या एक वेलफेयर अप्रोच है। तो उसमें क्या किया जाता है,
द अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बींग्स एज बेनिफिशियरीज और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो उसमें क्या ह्यूमन बींग को हम टारगेट बना लेते हैं, हाँ भाई खाने का इससे हो गया, ठीक है हमें इनको ट्रीटमेंट देना है तो आयुष्मान योजना ले आओ ना, आयुष्मान योजना से हम इतने लोगों तक पहुंच जाएंगे, इतने लोगों के आयुष्मान कार्ड्स बना देंगे तो उनके पास में इंश्योरेंस फैसिलिटी आ जाएगी तो वो ट्रीटमेंट अपना ले सकेंगे। तो ह्यूमन लोगों को कैसे देखा जा रहा है, टारगेट किया, इतने लोगों तक पहुंचना है, इतने लोगों को इसका फायदा देना है, तो वो वेलफेयर अप्रोच होती है। दिस अप्रोच आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी एंड एमिनिटीज, है ना। पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट्स इन डेवलपमेंट बट ओनली पैसिव रेसिपिएंट्स। बेसिकली गवर्नमेंट फोकस करती है भाई हमें एजुकेशन के ऊपर देखना है तो गवर्नमेंट देखेगी यार इस एरिया में स्कूल खोल देते हैं, यहाँ पे खोलेंगे तो हायर एजुकेशन के लिए इतने बच्चे पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ के बच्चों को दूसरे एरिया में जाना पड़ता है, यहाँ खोल देंगे तो कम से कम 500-700 बच्चों को यहाँ फायदा मिल जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, या यहाँ हॉस्पिटल बना देते हैं तो यहाँ के जिले के अंदर मान लीजिए यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में 50,000 लोगों को यहाँ पे फायदा हो जाएगा, या यहाँ पे 5 लाख लोग रहते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में तो उनको फायदा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या देखती है, इस तरीके से सोचती है। तो वहां आप क्या हो, पैसिव रेसिपिएंट्स हो ना, वहां आपका कोई रोल नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, गवर्नमेंट ही खुद सोच करके करती है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। तो गवर्नमेंट का ही फोकस होता है उसके ऊपर कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा खर्चा करे, और ज्यादा खर्चा करेगी तो ज्यादा लोगों तक फैसिलिटी पहुंचेगी। भाई एक हॉस्पिटल में पहले मान लीजिए 30 बेड थे कि 30 लोगों का एक टाइम पे एडमिट हो गए तो ट्रीटमेंट होगा, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया वहां और ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया कि एक बिल्डिंग और बना दो भाई 50 बेड की, तो वहां पे टोटल 30 बेड पहले थे 50 अब तो 80 बेड हो गए। तो गवर्नमेंट ने ज्यादा एक्सपेंडिचर किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रीटमेंट मिल जाए। तो गवर्नमेंट क्या इस तरीके से सोच करके काम करती है। हम जो लोग हैं वो उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, हम तो क्या होते हैं रिसिपेंट्स होते हैं कि उसका फायदा लेने वाले, वो होती है वेलफेयर अप्रोच। फिर एक होती है बेसिक नीड्स अप्रोच। दिस अप्रोच वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अप्रोच दी। 6 बेसिक नीड्स इनके ऊपर फोकस किया जाता है, एक तो हेल्थ पे फोकस किया जाता है, एक एजुकेशन पे, एक फूड, एक वाटर सप्लाई, एक सैनिटेशन और एक हाउसिंग वर आइडेंटिफाइड। इन 6 चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइसेस इज इग्नोर्ड एंड द एम्फेसिस इज ऑन द प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ डिफाइंड सेक्शंस। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि इन 6 सेक्शन के अंदर आपको अगर फैसिलिटी है तो फिर आपका इस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से इसको देखा जाता है, और नहीं तो बाकी सब चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। देन कैपेबिलिटी अप्रोच। दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है, जो इंडिया से रिलेटेड है, जिनको नोबेल भी मिला हुआ है। बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। वही बेसिकली 3 की एरियाज हैं जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर बात करते हैं। ये बोलते हैं कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज आप इंप्रूव कर दो, है ना, ठीक है, इज द की टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ये कहते हैं कि अगर आपने कौन कौन से एरियाज में, हेल्थ में, एजुकेशन में और एक्सेस टू रिसोर्सेज में, अगर इन तीनों में काम कर दिया तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को एम्पावर कर रहे हो, उनकी कैपेबिलिटीज को आप इंक्रीज कर रहे हो। तो ये यहाँ पे कहा जाता है। तो ये तीनों ये चारों हमारे पास में अप्रोच थी जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बात करती हैं, ठीक है। चलिए यस, तो ये महाशय क्या कर रहे हैं, देखो इन्होंने क्या बताया है, एक अपने हाथ में रोड लेंथ, एक नंबर ऑफ हॉस्पिटल, GDP, GNP, इन सब की बातें, एक तरफ सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयमेंट, हैप्पीनेस, हेल्थ, मतलब आपके पास में अलग अलग कोई पैरामीटर्स हो सकते हैं। कोई ये देख सकता है कि भाई ना ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे है, तो कोई सोचेगा कि हाँ भाई रोड की लेंथ ज्यादा है आपके यहाँ पे, भाई अच्छी अच्छी रोड्स हैं, बहुत लंबी लंबी रोड्स बनी हुई हैं, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, आपकी कंट्री की GDP इतनी है ना, GNP आपकी इतनी है। तो कोई हो सकता है उस तरीके से सोचे। कोई सोचेगा कि नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे, कि आप कितने सेटिस्फाइड हो वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट के वर्क से, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ पे हैप्पीनेस कितनी है, लोग कितने खुश हैं सारी सब चीजों से, फैसिलिटीज से, वहाँ पे हेल्थ लोगों की कैसी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी हैं। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स हमारे पास में हो सकते हैं, है ना। सिंस 1990 द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको UNDP भी कहते हैं, हैज बीन पब्लिशिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर। कब से कर रहा है UNDP, कौन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करता है, ठीक है। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ रैंक वाइज लिस्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बेसिकली ये क्या करते हैं, एक लिस्ट निकालते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, उस लिस्ट के अंदर हमने देखा भी था कि इंडिया की कौन सी रैंक है, 134th रैंक थी लास्ट के अंदर 2024 वाले में।
The Human Development Index and the Human Poverty Index are two important indices to measure human development used by the UNDP. तो अब UNDP जो मेजर करता है उन सारे के अंदर किन किन चीजों को लिया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज लिया जाता है. ओके, यस. तो देखिए, एक तो हमारे पास में UNDP की वो बात आ गई. देन हम बात करते हैं भूटान के बारे में. देखिए, भूटान एक ऐसी कंट्री है जिसने ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स का एक आइडिया दिया ना, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स की उन्होंने बात करी, उन्होंने यूएन के अंदर इसको प्रपोज भी किया. तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें, भूटान is the only country in the world to officially proclaim the gross national happiness as the measure of country's progress. Material progresses and technological developments are approached more cautiously, taking into consideration the possible harm they might bring to environment or other aspects of cultural and spiritual life of Bhutanese. बेसिकली क्या है, इन्होंने इकोनॉमी को या इन सब पैरामीटर्स को ना लेते हुए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब लोग कितने खुश हैं, उन सब चीजों को देखा. अब खुश रहने के लिए कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं भाई, लोग किन चीजों से खुश हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा एक तो मटेरियल प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आर अप्रोच्ड मोर कॉशियसली. ऐसा नहीं कि आपके पास में टेक्नोलॉजी का एक्सेस बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो बहुत सारी ऑटोमेटिक है चीजें, यहाँ पे आपके पास में बुलेट ट्रेन है, यहाँ पे आपके पास में मेट्रो है, यहाँ पे आपके पास में कनेक्टिविटी बहुत सही है ना, बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, उन सब से नहीं देखा जाएगा, है ना, कि यहाँ पे 5G है, 6G 7G ये सब चल रहा है. सिर्फ वही चीजें नहीं है, मटेरियल प्रोग्रेस है नहीं आपके पास में, लोगों के पास क्या क्या सारी यही मटेरियल फैसिलिटी है, उनके ऊपर ही फोकस नहीं किया जाता है, थोड़ा सा उनको देखा जाता है, लेकिन उनके साथ में कि भाई उनका एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, उनका कल्चर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उनका स्पिरिचुअल लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा. देखिए, अभी एक रिसेंटली मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है, ब्राजील के अंदर अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना, अमेजोन रेन फॉरेस्ट के एक सेक्शन के अंदर क्या हुआ, लोगों को स्मार्टफोन्स, मतलब वो जो ट्राइबल लोग वहां पे रहते हैं वहां तक स्मार्टफोन की पहुंच हो गई, मतलब उन एरियाज के अंदर क्या हो गया कि भाई नेटवर्क पहुंचने लग गया, तो उन लोगों को भी भाई स्मार्टफोन जैसी चीज का पता लगा, लोगों ने भी स्मार्टफोन लेना शुरू कर दिया वहां पे. तो हुआ क्या, जो उनका कल्चर था ना वही चेंज होने लग गया. कैसे चेंज होने लग गया कि जो यूथ था वहां पे बैठे बैठे वो दिन भर मतलब ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, उनके पास अपना खाना पीने का वो सब फैसिलिटी थी, है ना, दिन भर बैठे बैठे वो रील्स चला रहे हैं, रील्स के अंदर लगे हुए हैं, है ना, तो वो अपना कंटेंट कंज्यूम मतलब कंटेंट कंजप्शन के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं. जो फिजिकल एक्टिविटी जो उनकी करनी चाहिए, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनका कल्चर है, उस सबको वो छोड़ते जा रहे हैं. तो वहां पे क्या डिसीजन लिया गया उन ट्राइबल सोसाइटी के लोगों ने कि मतलब जो फोन होगा ना उसका एक फिक्स टाइम ही है, इतनी टाइम आपको यूज करना है और इतने ही टाइम तक आप उसको यूज करोगे, उसके अलावा आप उसको बिल्कुल देखोगे भी नहीं, बिकॉज वो आपके कल्चर के लिए, वो आपकी पूरी सोसाइटी के लिए एक डेंजर बनते हुए जा रहा है. तो एक बहुत अच्छी मतलब कह रहे हैं ना इसकी पहल थी कि लोगों ने बहुत जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर लिया. अब अपने लोगों के साथ भी देख लो, होता क्या है कि आप फोन तो थोड़ी सी देर के लिए लेना शुरू करते हो, लेकिन आप चले के कहीं जाते हो, है ना. तो वो इस तरीके से हम क्या बता रहे हैं कि चीजें कुछ मतलब है ना, कल्चर को भी इम्पैक्ट करती है, स्पिरिचुअलिटी को भी इम्पैक्ट करती है, मेंटल पीस को भी इम्पैक्ट करती है. उन्हीं सब चीजों को लेकर के भूटान ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को रिलीज किया. तो इन्होंने क्या कहा, सिर्फ मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मत देखो, जैसे ब्राजील में उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी ने देखा, वैसे इन्होंने क्या कहा कि आप उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको भी तो आप देखो. जैसे बिटकॉइन है आजकल, है ना, तो बिटकॉइन की माइनिंग के लिए इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है. अब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होगा, आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, तो आप फॉसिल फ्यूल्स को भी मतलब बहुत ज्यादा फिर आप यूटिलाइज करोगे क्योंकि आपके पास में डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है ना, तो आप एकदम से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्दी नहीं है. तो इस तरीके से मतलब क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या मटेरियल थिंग्स को ही नहीं देखा जाता, उसके अलावा कल्चरल और स्पिरिचुअल लाइफ को भी देखा जाता है कि उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है ना. दिस सिंपली मीन्स मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस. बेसिकली ये नहीं कि आपने मटेरियल प्रोग्रेस कर ली इसका मतलब आप खुश हो, या उसी के अंदर प्रोग्रेस कर ली मतलब आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, है ना, तो वो नहीं देखा जाएगा. GNS encourages us to think of the spiritual, non-material and qualitative aspect of development. बेसिकली लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके पास में सारी फैसिलिटीज है तो लोग खुश हैं. आज यूएस के अंदर मान लीजिए कि लोगों के पास में सबसे ज्यादा फैसिलिटी होगी, या ये यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फैसिलिटी होगी, लेकिन वो उतने खुश नहीं है. वो सब लोग, उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो उतने खुश नहीं है. हम तो सोचते हैं कि यार इंडिया में ये नहीं है वो नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो बहुत खुश हैं यूएस के कंपैरिजन में. रीजन क्या है,
ये कुछ रीजंस हैं कि मतलब सिर्फ मटेरियल चीज़ों के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उनके पास में स्पिरिचुअल भी रीजन है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो जो यहाँ पे जी रहे हैं, वो अपने फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, उसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, कि सिर्फ मटेरियल चीज़ों के होने की बजाय। तो ये सब चीज़ें मिला करके ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स जो होती है वो हमारे पास में आती है। जो 9 पैरामीटर्स इन्होंने बताए हुए, ये देखिए वो 9 पैरामीटर्स डोमेन्स हैं जिनके ऊपर ये बात करते हैं। कल्चर के ऊपर, टाइम यूज के ऊपर, गुड गवर्नेंस, कम्युनिटी वाइटलिटी, लिविंग स्टैंडर्ड्स, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल वेलबींग, है ना। तो इन सारे फैक्टर्स को लेकर के भूटानीज ने क्या किया, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को, GNHI को बनाया है, और इसके बेसिस पे उसको पूरे को वो मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए, यस। देन नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कंपैरिजंस। अब इंटरनेशनल कंपैरिजंस अभी हम किसके अंदर बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो हमने बात कही थी, जो कौन रिलीज करता है, UNDP रिलीज करता है। कब से रिलीज कर रहा है, 1990 से कंटिन्यूअसली उसको रिलीज कर रहा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम इंटरनेशनल कंपैरिजंस करेंगे अलग अलग कंट्रीज का। तो अब देखिए बेसिकली है क्या, हमारा NCERT के अंदर ये काफी पुरानी मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, लेकिन हम इसी को बेसिस मान के करेंगे। आपका जो क्वेश्चन आएगा आपको इसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है, आंसर भी इसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, मैं आपके लिए कुछ लेटेस्ट डेटा भी लेके आया हूँ 2024 का, ये दिखाने के लिए कि देखो इसमें कैसे कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, यस। इंटरनेशनल कंपैरिजंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंटरेस्टिंग। साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी की टेरिटरी छोटी है या बड़ी है तो उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, या फिर किसी की पर कैपिटा इनकम है तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है। डायरेक्टली उसका इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका इंपैक्ट पड़ रहा है। ऑफन स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर एंड लार्जर वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जैसे भूटान को आप देखोगे, नेपाल को आप देखोगे, या फिर आप नॉर्वे, सिंगापुर, उन सबको देखोगे, वो रैंक्स में बहुत अच्छी हैं, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आ रही है इनमें से कुछ कंट्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइज और टेरिटरी डिपेंड नहीं करता है कि आपकी टेरिटरी छोटी है, कि भाई रशिया के पास में बहुत बड़ी टेरिटरी है तो यहाँ तो ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, नहीं, वो मैटर नहीं करता है। साइज मैटर नहीं करता है, टेरिटरी कितनी है आपके पास में वो मैटर नहीं करती है, मैटर जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं उनके अंदर परफॉर्मेंस करती है। Similarly, relatively poorer nations have been ranked higher than the richer neighbors in terms of human development. अब देखिए इंडिया के कंपैरिजन में हो सकता है श्रीलंका की रैंकिंग बहुत अच्छी हो, है ना। इंडिया और श्रीलंका का आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हो इकोनॉमिक टर्म्स में, तो है ना। इंडिया कहाँ पे 5th रैंक पे और श्रीलंका तो मतलब डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, उसकी कंडीशन क्या है। लेकिन फिर भी हमें क्या देखना होता है यहाँ पे, हम ये देखते हैं कि सिर्फ उसकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं, वहां पे इन तीनों पैरामीटर्स में कैसा काम हो रहा है वो हमें मेजर करना है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हैव रैंक्ड हायर देन इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिस्पाइट हैविंग स्मॉलर इकोनॉमीज, ये अभी हमने बात करी। सिमिलरली विद इन इंडिया केरला परफॉर्म्स मच बेटर देन पंजाब एंड गुजरात इन ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्पाइट हैविंग लो पर कैपिटा इनकम। ठीक है, लोगों की जो इनकम है ना पंजाब में ज्यादा है, केरला के अंदर कम है, लेकिन फिर भी केरला की रैंक ऊपर आती है। रीजन क्या है, हेल्थ की आपने बात करी, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की बात करी। हेल्थ के अंदर केरला के अंदर जो हेल्थ नेटवर्क है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ जाती है। देन आप बात करते हो वहां पे एजुकेशन की, तो केरला के अंदर एजुकेशन सिस्टम या वहां पे लिटरेसी रेट की आप बात करो तो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट है कहीं पे, तो केरला के अंदर है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज का भी रिपोर्ट आती रहती है, उनके अंदर भी यही दिया हुआ होता है। तो अब हमें ये बात पता लग रही है कि जब 2 पैरामीटर्स में एक जो स्टेट है वो सबसे ऊपर चल रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर भी बेटर परफॉर्म करेगा। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरीज क्राइटेरिया दिया है। वेरी हाई की कैटेगरी में या लेवल में किसको रखेंगे, जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर आ रहा है, 0.800 से ऊपर आ रहा है। ऐसे कितने कंट्रीज है, 66 कंट्रीज है। ठीक है, जो ये रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग। फिर हाई के अंदर किनको रखा जाता है, जिनका स्कोर 0.700 से 0.799 के बीच में रहता है, ऐसी 53 कंट्रीज है। देन मीडियम के अंदर किनको रखा जाता है, 0.500 से 0.699 वाली को रखा जाता है, ऐसी 37 कंट्रीज है। देन लो के अंदर किनको रखा जाता है, जिनका स्कोर 0.549 से नीचे है, ऐसी 33 कंट्रीज है। इंडिया किसके अंदर आता है, इंडिया इसके अंदर आता है मीडियम वाली के अंदर। ठीक है, अभी हम देखेंगे इंडिया का स्कोर कितना है, कैसे क्या है उसके ऊपर। Yes, countries with very high human development index are those which have a score over 0.800. देखो 0.800 से जिनका भी स्कोर ऊपर आ गया
वो क्या है, वेरी हाई, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आएगा। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, हाई वैल्यू इंडेक्स के अंदर कौन सी, टॉप 10 के अंदर, टॉप 10 के अंदर आ रही है, इसका मतलब वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली है। नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ये सारी रिपोर्ट है 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारा डेटा हम जो बात करें 2020 के अकॉर्डिंग बात करें, उस टाइम पे कौन टॉप पे था, नॉर्वे, देन आयरलैंड, देन स्विट्जरलैंड, ठीक है। 2-3 नाम आप याद रख सकते हो, टॉप 10 इसके अंदर दिया हुआ है, 2-3 आप नाम ध्यान रख लो। देखो नॉर्वे, आयरलैंड वगैरह ये कंट्रीज आ रहे हैं, इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा, यूरोपियन कई ऐसी कंट्रीज है जिनके सामने बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे कौन से, इन 3 पैरामीटर्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, इन पे बहुत अच्छा काम हो रखा है, इसलिए इनकी रैंक टॉप पे है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2020 दिस ग्रुप इंक्लूड 66 कंट्रीज, ठीक है। तो ऐसा 66 कंट्रीज आ गई, तो ये हमें बताया हुआ है। बेसिकली आप इनको मतलब मैप के ऊपर आप लोकेट भी कर सकते हो, देन आपको आइडिया भी हो जाएगा, आपकी मैपिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको आइडिया भी लग जाएगा कौन कौन सी कंट्री कहाँ लोकेटेड है और यहाँ पे कैसा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का काम हुआ है। तो अभी एक मैं आपके लिए रिपोर्ट का फ्रंट पेज लेके आया हूँ, 2024 वाली जो आपके पास में रिपोर्ट थी, ठीक है, 2023-2024 के लिए कॉमन रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये इनकी थीम थी, ठीक है। कौन रिलीज कर रहा है, यूएनडीपी रिलीज कर रहा है, कब से रिलीज कर रहा है, 1990 से रिलीज कर रहा है। रिपोर्ट का नाम क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये है 2023-2024 वाली। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी याद रखनी है, 2020 वाली याद रखनी है, ठीक है। एनसीईआरटी में वही दिया हुआ है, लेकिन ये मैं एडिशनल आपके लिए लेके आया हूँ, आपको ध्यान रहे कि ऐसी ये रिपोर्ट आती है। तो देखिए अभी हम बात करें, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूएनडीपी रिलीज कर रहा है, उसी से मैंने ये सारा डेटा लिया है। तो इन्होंने बताया कि भाई इंडिया के अंदर मैंने बात करी है, मैंने अभी आपको अपने लास्ट पढ़ा कि कंट्रीज की टेरिटरी डिपेंड नहीं करती है, उनका साइज डिपेंड नहीं करता है कि भाई कितना साइज है या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड नहीं करता है ना, उन 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो इंडिया की और इंडिया के नेबर की क्या कंडीशन है उसको हम देखते हैं। एक्सेस एंड एक्सप्लोर ह्यूमन डेवलपमेंट डेटा फॉर 193 कंट्रीज, कितने कंट्रीज के लिए, 193 कंट्रीज के लिए इन्होंने मेजर किया हुआ है। देखिए इंडिया की रैंक कैसी है, 134, किसके अकॉर्डिंग, 2023-24 वाले डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है 134, वैल्यू कितनी है 0.644, ये आ गया मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली रेंज के अंदर, ठीक है। ये देखो 0.550, 0.699 है ना, तो हम 0.644 पे हैं, तो वो हमारी रेंज कौन सी होगी, 0.644 पे, तो ये हमारा हो गया मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इस रेंज के अंदर हम आगे 2011 से कितना चेंज है, 0.011 का रैंक हमारा इंप्रूव हुआ है, ठीक है ना, इसके अंदर हमारे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, रैंक हमारा 134 हो गया। अब देखो इंडिया के आसपास बांग्लादेश की तो अभी प्रेजेंट क्या कंडीशन है, लेकिन फिर भी देखो इनकी स्कोर है 0.670, रैंक है 129, इंडिया से ऊपर है। मॉलडीव्स जो भी एक डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, उनकी इकोनॉमी इंडिया के सामने कितनी छोटी है, लेकिन फिर भी उनकी रैंक देखो 0.762 है ना, ये तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वालों के अंदर आ गए, 87th रैंक पे। पाकिस्तान तो खैर हमसे पीछे है 164 पे, अफगानिस्तान 182, वहां तो अभी हालत बहुत खराब है। भूटान को देखो 125 के ऊपर है 0.681 के अंदर, इंडिया से थोड़ा सा ऊपर है वो। फिर हम बात करें ईरान की, है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 78th रैंक पे, यहाँ पे भी बहुत ह्यूमन राइट मतलब वायलेशंस वगैरह होते रहते हैं, विमेन को बहुत कम राइट है। नेपाल 146 के ऊपर है ना, और श्रीलंका 78, देखो कितनी इंप्रेसिव रैंकिंग है, 78th रैंक के ऊपर है श्रीलंका, है ना, जिसकी कंडीशन तो हालांकि वैसे देखें टेरिटरी वाइज साइज देखें तो इंडिया के सामने तो बहुत छोटा है, लेकिन वो डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आप उन तीनों पैरामीटर्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। यस, देन हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप हैज 53 कंट्रीज, इसके अंदर हाई लेवल वाले में कितने आ रहे हैं, 53 कंट्रीज आ रहे हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज एन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी, countries with higher human development are those where a lot of investment in these social sector has taken place। अगर आपको पूछे
भाई हायर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रीजन क्या है? तो आप क्या बताओगे? एक तो है वहां पे हेल्थ केयर, कौन कौन सा है? हेल्थ केयर, और एक वहां पे है एजुकेशन। इन दोनों पे गवर्नमेंट क्या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, बहुत ज्यादा खर्चा करती है गवर्नमेंट। तो मैंने आपको बताया ना 3 पैरामीटर्स हैं भाई। एक्सेस टू रिसोर्सेज है वो तो गवर्नमेंट कोशिश करती है, लेकिन इन दो के ऊपर डायरेक्टली गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना। एजुकेशन के लिए वो कितना ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज गवर्नमेंट कितना इंप्रूव कर रही है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है या उन कंट्रीज में आता है। ऑल टुगेदर अ हायर इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड गुड गवर्नेंस हैज सेट this group of countries apart from the others. Try to find out the percentage of the countries income spent on this sector. Can you think of some other characteristics that have these countries in common? है ना, बेसिकली क्या है, देखो लगभग जो कंट्रीज है ना हेल्थ पे एजुकेशन पे लगभग इतना अच्छा कर रही होती है, इनमें इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब लगभग है ना 5% 6% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं एजुकेशन में, हेल्थ पे ना। 5% तो मान लीजिए वो एजुकेशन के अंदर ही लगा रहे हैं, है ना। अनदर 5-6% वो किसके ऊपर लगा रहे हैं? हेल्थ केयर के ऊपर लगा रहे हैं। 5 to 7% जो है ना हेल्थ केयर के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये चीज आपको बड़ी कॉमन देखने को मिलेगी जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली है। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक कंट्री के अंदर मान लीजिए पूरी जो सारी उसकी टेरिटरी में इनकम थी ना, मान लीजिए है ना 100 रुपी थी, तो उस 100 रुपी में से सीधे सीधे 5 रुपी तो किसको दे दिए? एजुकेशन को दे दिए। बड़ी बात होती है जब ये थाउजेंड्स करोड़ में जब ये नंबर होते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है एजुकेशन के लिए 5%। इसी तरीके से 5% मान लीजिए आपने हेल्थ केयर के लिए दे दिया, है ना, तो वो भी नंबर एक बड़ा हो जाता है। तो हमें क्या देखना होता है कि जो कंट्रीज हैं हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में, उनका हाई रहने का रीजन ये है। You will notice that many of these countries have been the former imperial powers. The degree of social diversity in these countries is not very high. Many of these countries with a high human development score are located in Europe and represent the industrialized Western world. यहाँ पे दो चीजें हमें देखने को मिल रही है। एक तो क्या है, यहाँ पे क्या चीज है? फॉर्मर इंपीरियल पावर। इंपीरियल पावर का मतलब क्या है? इन्होंने कभी ना कभी जैसे किसी दूसरी कंट्री के ऊपर राज किया है, सबने किया है लगभग इन्होंने, ठीक है। जो टॉप के अंदर आ रहे हैं उनके अंदर से जैसे ब्रिटेन वगैरह है, वो आज इंडिया से बहुत ऊपर है, यूके वगैरह, तो इन सब ने राज किया हुआ है ना। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इनको बेनिफिट मिला था। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पे इन लोगों ने बहुत ज्यादा ऐसे जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज को, जो इनकी कॉलोनीज थी, वहां से बहुत बेनिफिट कमाया इन्होंने, तो वो भी है। द डिग्री ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इज नॉट वेरी हाई। जैसे इंडिया के अंदर तो इतनी सारी एथनिसिटीज आपको देखने को मिलती है, आपको पंजाबीज मिलेंगे, है ना, आपको हरियाणवी मिलेंगे, फिर इधर आपको राजस्थानी मिलेंगे, इधर आपको एमपी यूपी वाले वो थोड़े, है ना, उनका कल्चर अलग मिलेगा। फिर आपको नॉर्थ ईस्ट में तो इतनी डाइवर्सिटी मिल जाएगी, फिर आपको ओडिशा के वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा, इधर बंगाल में आपको अलग देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में के अंदर, कर्नाटका में, केरला में, है ना, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, इतना ही सारा आपको देखने को मिलेगा। हर जगह पे इतनी सारी आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में थोड़ा अलग है, झारखंड में थोड़ा अलग है ना, तो हर जगह पे ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो क्या है, डाइवर्सिटी बहुत है, सोशल डाइवर्सिटी। इन कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, खान पान, रहना सहना, बोली चाली सब कुछ सेम है। अपने वहां पे ऐसा नहीं है, तो अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसी वजह से भी अपने को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इन सब चीजों में, ठीक है। तो एक तो वहां पे क्या है, फॉर्मर इंपीरियल पावर रही होंगी। सोशल डाइवर्सिटी वहां पे क्या है, नॉट वेरी हाई है, सोशल डाइवर्सिटी भी कम है। Many of the countries with high human development score are located in Europe and present the industrialized world की भी ये बात करते हैं। मतलब इन कंट्रीज को इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिला होगा, है ना। तो इस तरीके से ये लोग जो टॉप के अंदर है। कंट्रीज विद मीडियम लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप। लार्जेस्ट ग्रुप किसका है? मीडियम लेवल वाली का, ठीक है। There are 37 countries in the medium level of human development. 37 countries आ जाती हैं। Most of these are countries which have emerged in the period after the Second World War. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारी कंट्रीज को आज़ादी मिली थी, ब्रिटेन वगैरह की हालत खराब हो गई थी, तो उनको बहुत सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस देनी पड़ी थी, है ना। तो some countries from this group were former colonies while many other have emerged after the breakup of this erstwhile Soviet Union in 1990. तो सोवियत यूनियन का जब ब्रेकअप होता है, मतलब वो टूट जाता है, तो उसके बाद में जैसे रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मिडिल ईस्ट में कितनी सारी कंट्रीज है ना, उन सबको आप देखते हो, तो वो भी उसके बाद में इमरजेंस में आए थे, तो उनको टाइम लगेगा वो कैच करने में। Many of these countries have been rapidly improving their human development score by adopting more people-oriented policies and reducing social discrimination. Most of these countries have much higher social diversity than the countries with higher human development scores.
जिनका सोशल आपको देखने को मिल रहा है कि हायर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर है, जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है ना, तो उनके अंदर क्या है, नॉर्वे के अंदर पूरा एक ही कल्चर है ना, स्वीडन के अंदर पूरा आपको एक ही कल्चर देखने को मिलेगा। लेकिन जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंट्रीज है, जैसे इंडिया है ना, नेपाल है, श्रीलंका है, वहां पे आपको क्या है, ज्यादा एथनिसिटी, ज्यादा वैरायटी, सोशल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, एक तो पहले क्योंकि कॉलोनीज रही हुई है, उनका बहुत ज्यादा वो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो उनको वो चीज कवर करने में टाइम लगता है। सेकंड, वहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं ना, तो उसमें सब चीजों में कैच करने में टाइम लगता है। Many in this group have faced political instability and social uprising at some point of time in their recent history. पाकिस्तान वगैरह में देख लो, बांग्लादेश में भी आप रिसेंट देख रहे हो, है ना, श्रीलंका में भी देख लो, तो इन सब कंट्रीज के अंदर क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। कभी आर्मी पावर कैप्चर कर रही है, जैसे अभी म्यांमार में किया हुआ है, जिसे बांग्लादेश में भी रिसेंटली किया था, है ना। तो इनमें क्या होता है कि ऐसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, नहीं तो गवर्नमेंट काम कर रही है फिक्स टेन्योर के लिए, फिक्स डायरेक्शन के अंदर, तो उनको क्या है, एक पूरा पॉलिसी एक डायरेक्शन में लेके चलती है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता है, रिजल्ट्स आते हैं उनके, गवर्नमेंट की लोगों को एक आंसरेबिलिटी रहती है कि हम जब इलेक्शन में जाएंगे, लोग पूछेंगे कि भाई आपने तो 5 साल पहले ये कहा था, आपने किया ही नहीं, है ना, आपने सही नहीं किया, तो लोग इनको वोट नहीं देंगे, वापस पावर में नहीं आएंगे, तो एक वो आंसरेबिलिटी रहती है, वो नहीं तो वहां पे खत्म हो जाती है। यस, जैसे ये 2020 वाले की दिया हुआ है, इंडिया 126th इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, तो ये रिपोर्ट के अंदर दिया हुआ है 2006 वाले के अंदर इस तरीके से दिया हुआ है। 2020 वाले में इंडिया की रैंक 131st आ गई थी, उसके बाद में अभी 2023-2024 में 134th आ गई है ना, तो रैंक हमारी वहां पे क्या है, थोड़ी नीचे आ रही है, लेकिन स्कोर हमारा थोड़ा पहले से इंप्रूव हुआ है, क्योंकि पैरामीटर्स भी नए नए ऐड होते रहते हैं, पैरामीटर्स के अंदर मेजर करने का तरीका भी चेंज होता रहता है, दूसरा कई बार परफॉर्मेंसेस भी सही नहीं होती है कंट्रीज की, तो वो भी बहुत सारे फर्क पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये यूएनडीपी की साइड से ही मैंने लिया हुआ है, तो इंडिया की जो रिपोर्ट जो रैंक है अब क्या हो गई, 134th हो गई, कितने में से, 193 कंट्रीज में से। 2006 में नंबर ऑफ कंट्रीज भी कम थी, पैरामीटर्स कम थे, है ना, तो उनके बेसिस पे तो इंडिया की जो देखिए पहले वैल्यू कितनी थी, 0.633, अब कितना होगी, 0.644 हो गई, किसमें, 2022 के अंदर। रिपोर्ट कौन सी थी, 2023 की, 2024 की रिपोर्ट थी ये। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया किसमें आ गया, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर आ गया। 2024 का ये डेटा है, इतना ध्यान रखने की बात नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने करंट अफेयर्स के अंदर ये चीज थी, तो मैंने आपको बता दी है। आपको जो कौन सी ध्यान रखनी है, जो 2020 की रिपोर्ट जो अपने एनसीईआरटी में दी हुई उसी को ध्यान रखना है। यस, एज मेनी एज 33 कंट्रीज रिकॉर्ड लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कितना लो लेवल में कितने आ रहे हैं, 33 कंट्रीज है ना। A large population of these are small countries which have been going through political turmoil and social instability in the form of civil war, famine और high incidence of diseases. बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम क्या रहती है, एक तो वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल है, मतलब है ना, कहीं कहीं पे जैसे सोमालिया वगैरह है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पायरेट्स वगैरह का है, गवर्नमेंट स्टेबल्स नहीं है, वहाँ पे कभी भी कू हो जाती है ना, तो वो सारी चीज़ें। सोशल इंस्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सिविल वॉर, कई कंट्री सिविल वॉर से जूझ रही हैं, फिर वहाँ पे कहीं पे फेमाइन बहुत ज़्यादा रेगुलर रहते हैं, कहीं पे डिजीजेस बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, कर जाती हैं, तो मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज को आप यहाँ पे देखोगे तो वो इसके अंदर आ रही हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ह्यूमन डेवलपमेंट requirements of this group through well thought out policies, international comparisons of human development. International comparisons of human development can show some interesting result. Often people tend to blame low levels of human development on the culture of the people. For example, X country has lower human development because its people follow Y religion or belong to Z community. Such statements are misleading. Basically होता क्या है, लोग क्या कहते हैं कि भाई ये कंट्री है ना पीछे है, क्यों, क्योंकि ये इस रिलीजन को फॉलो करती है, इस रिलीजन वाले ऑर्थोडॉक्स होते हैं, चेंज नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, तो उस वजह से क्या लोग कह देते हैं कि ये एक्सक्यूजेस बता देते हैं कि भाई ये कंट्री लो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्यों है ना, या यहाँ पे ज्यादातर लोग इस कम्युनिटी के हैं तो उस वजह से ऐसा ऐसा यहाँ पे होता नहीं है, तो ये लोग इस बारे में सोचते ही नहीं है, काम ही नहीं करते हैं, इनकी सोसाइटी इस बारे में अवेयर नहीं है, इसलिए ये कंट्री लो ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो ऐसे रीजंस दिए जाते हैं, ये एब्सर्ड रीजन है, ये सही रीजन नहीं है। इनको इस तरीके से ना देख के एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए जिसमें बहुत सारे कंट्रीज आए, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएं कि भाई स्वीडन में, नॉर्वे में क्या किया गया था, कैसे कैसे उन्होंने इंप्रूव किया, उन चीजों को फिर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। यस,
To understand why a particular region keeps reporting low or high levels of human development, it is important to look at the pattern of the government expenditure on the social sector. मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, तो वहाँ पे आपको क्या ज़्यादा देखने को मिल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट। सॉरी। तो देखिए लो ह्यूमन डेवलपमेंट वाली में क्या होगा कि कंपैरेटिवली आप देखोगे कि बहुत कम एक्सपेंडिचर किया जाता है। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाली क्या कर रही है, 5% किसके ऊपर लगा रही है, एजुकेशन के ऊपर। 5 to 7% किसके ऊपर लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं हेल्थ के ऊपर, है ना। तो जब वो ऐसा कर रहे हैं, कौन सी कंट्रीज, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाली, लेकिन लो ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज में आप ये चीज होते हुए नहीं देखोगे, इसीलिए वो पीछे हैं। वो कंटिन्यूअसली इतना ज्यादा लगाते गए इसलिए वो आगे आ गए, जिन्होंने इतना नहीं लगाया वो पीछे रह गए। द पॉलिटिकल एनवायरमेंट ऑफ अ कंट्री एंड द अमाउंट ऑफ फ्रीडम पीपल हैव इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। Countries with high levels of human development invest more in social sectors and are generally free from political turmoil and instability. Distribution of the country's resources is also far more equitable. ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता ही है, वहाँ पे लोगों को कितने फ्रीडम है वो भी डिपेंड करती है कि लोगों को अगर अब कोई रिसोर्सेज एक्सेस करने की फ्रीडम नहीं है, एजुकेशन की फ्रीडम नहीं है कि वो कौन सी एजुकेशन लेना चाहते हैं। जैसे अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, है ना। तो अफगानिस्तान में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पे तालिबान अभी राज कर रहा है, तो तालिबान के अलग ही फरमान है ना, कि आदमी ऐसे रहेगा, औरत ऐसे रहेगी, उनको ये करना है, ये बाहर नहीं जा सकती, इनके साथ नहीं जा सकती, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। तो वो सब चीजें वहां पे हैं। तो बेसिकली क्या है कि मतलब अगर एक कोई कंट्री के अंदर या कहीं पर भी, है ना, कोई भी आप एक दूसरी कंट्री भी ले सकते हैं, तो कोई भी एक कंट्री को अगर आप लें, वहां पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखें, वहां पे लोगों को कितनी फ्रीडम है उसको आप देखें, ठीक है। उसके बाद में देखें कि आप हायर जो रैंक पे कंट्रीज आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, सोशल सेक्टर में बहुत अच्छा पैसा लगा रही हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वो काम कर रही हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, लोगों को काफ़ी सारी फ्रीडम है, तो उस वजह से वो टॉप पे है। ऑन द अदर हैंड प्लेसेस विद लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टेंड टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस रादर देन सोशल सेक्टर। अब क्या करते हैं, देखो जिन कंट्रीज में आप सोशल इंस्टेबिलिटी देखोगे, कौन कौन सी कंट्रीज, ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज ले लो, वो क्या करेंगे, डिफेंस पे ज्यादा पैसे लगाएंगे। लगाना कहाँ पे चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ पे लगाओगे तब तो जाके होगा। डिफेंस पे ज्यादा लगा दोगे तो आपके पास में बचेगा ही कम, और कम बचेगा तो आप क्या करोगे, कम पैसा लगाओगे, जिससे लोगों का डेवलपमेंट तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, दिस शोज दैट दीज कंट्रीज टेंड टू बी लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड हैव नॉट बीन एबल टू इनिशिएट एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, होगा क्या, जो डिफेंस पे ज्यादा पैसा खर्च करें, मतलब उनके आसपास के नेबर हॉस्टाइल हो सकते हैं, उनकी जमीन कब्जा हो जाएगी, उनके ऊपर वॉर कभी भी आ सकता है, इसलिए वो डिफेंस में ज्यादा लगा रहे हैं। जैसे वो डिफेंस में ज्यादा लगाएंगे तो एजुकेशन हेल्थ में कम लगा पाएंगे, और कम लगा पाने की वजह से वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सो दैट्स इट। ये हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर था क्लास 12th का ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर हम बात कर चुके थे, आज हमें अप्रोचेस से लेकर के बात करनी थी, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर थोड़ा बहुत भी आप प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिविजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।